चलिए, सो पीरियोडिक टेबल में आप सभी का बेसिक कंप्लीट हुआ होगा, राइट? सर आप नासिक रोड ब्रांच, हाँ मैं नासिक रोड ब्रांच से ही हूँ, अभी मेरे नासिक रोड पे ही हूँ, यहीं से क्लास ले रहा हूँ, सॉरी, राइट। सो 2 मिनट, एक लाइट बंद कर देता हूँ और हाँ बट 2 मिनट है ना, आपकी थोड़ी लाइट की दिक्कत आ रही थी इसमें, ठीक, ओके चलेगा। सो आज हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम आज देखने वाले हैं पी ब्लॉक, राइट। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है मुझे? बताइएगा। ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए पूरा, बड़े से आपको जो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं आप, राइट। और आप भी जो भी मैं पूछता हूँ आप प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लेकिन आप बिल्कुल जो भी पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, राइट। चलिए, इसे पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं बताएं। अच्छा, अपने मैसेज बता रहेगा, 2 मिनट। पता है इसका पी ब्लॉक, जो पीरियड टेबल है उसमें पी ब्लॉक होता है, उसे पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बताइए, आपको एस पता है, पी पता है, डी, एफ, ये सब सेल पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। राइट। चलिए, ये सब सेल जो एस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दो। 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने आ सकते हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब कि 3 ब्लॉक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। बात करें हम डी की, 10। 10, ओके फाइन। एफ की 14। 14। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके फाइन। यहाँ तक सभी आप सभी को क्लियर होगा, राइट। ये एफ कहाँ से मिला था हमको, पी कहाँ से मिला था, डी कहाँ से मिला, एफ कहाँ से मिला? अपने इससे पहले आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है क्या? यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है आपको, एटॉमिक कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पर एल की वैल्यू 0 होगी, देखा था ना मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, L0 एजिमुथल क्वांटम नंबर जो था उसमें L0 था, उसको एल सबसेल बोलते हैं। जब L1 होगा उसे P बोलते हैं, L2 होगा उसे D बोलते हैं, L3 होगा उसे F बोलते हैं। ये आपको पता है शायद, पता है या नहीं कि थोड़ा बेसिक जाऊंगा इधर? सभी को क्लियर है ये L की वैल्यू? और यहाँ पर N की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, N इक्वल टू 4 हो सकता है, N इक्वल टू 5 हो सकता है। ये N क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। और L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। L की वैल्यू 0 होती है तो S होता है, L की वैल्यू 1 होती है तो P, L की वैल्यू 2 होती है तो D। सर प्लीज एक्सप्लेन L। अच्छा, L को एक्सप्लेन करना है, ओके। देखिए बेटा, मैं बताता हूँ आपको, यार आप फिर से देखिए, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ, सबसे पहले आप N देख लीजिएगा। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। ये क्या होता है? ये बताता है कि एक एटम के अंदर कितनी शेल हैं, राइट। 1 2 3 4, राइट, दीज आर द शेल। यदि मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूं तो ये मेरा N इक्वल टू 1 है, ये N इक्वल टू 2 है, और ये N इक्वल टू 3 है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज ब्रेक हो गई है। आ गई। अब आ अब आ रही रही है क्या? है। यस सर। चलिए यस चलिए। सर। हाँ ओके फाइन चलिए। सो ये n क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेल होता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, राइट। अब इसके बाद होता है n। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि कौन से सबशेल में, इसके अंदर भी ये शेल थी, इसके अंदर कुछ सबशेल है। सबशेल कौन कौन सी होंगी? सबसेल्स और एस, पी, डी एंड एफ, राइट। ये क्या है? एस, पी, डी, एफ, दीज आर द सबसेल, राइट। अब ये कैसे निकलेगा? एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप देखें यहां से, इसको थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूं। एल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? n-1, इससे आपको एल की वैल्यू मिलेगी, राइट। एल इक्वल टू n-1। यदि मैं फर्स्ट सेल की बात करूं, n इक्वल टू 1 की बात करता हूं, तो एल वैल्यू क्या होगी? 0 1-1 0। वेरी गुड, वेरी नाइस। एल 0 है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेल होगी। इसमें एक सेल कौन सी होगी? एस। इसमें एक सेल होगी एस। एस, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एस, ठीक है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में बात करें हम, तो l क्या हो सकता है? 0 and 1। हाँ, मतलब कि मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, 2 - 1 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 मतलब कि यहाँ पर p भी आ सकता है, s तो आएगा ही और p भी आ सकता है, मतलब 0 and 1। और n इक्वल टू 3 हो गया, तो l इक्वल टू 3 - 1 मीन्स ये होगा 2। तो यहाँ पर l इक्वल टू 2 मतलब होगा d, राइट। सो s भी होगा उसमें, d भी होगा और p भी होगा। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 में क्या होगा? l इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3। तो इसमें क्या होगा? f। सो f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल। यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या? ये यस बताएं। सर। यस सर। यस मतलब यस कि सर। यदि आपको L की वैल्यू 0 दी है, तो आप बिल्कुल बता दोगे वो s ऑर्बिटल है, राइट। और L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 2 है तो वो d ऑर्बिटल है। और L की वैल्यू 3 है वो f ऑर्बिटल है, राइट। तो ये सारे क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, राइट। ये सारे क्वांटम नंबर क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। हम उसी से p ब्लॉक पे जाएंगे अभी, ठीक है। सो देखिएगा आगे, थोड़ा यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। कैन आई रेज इट? आगे चले? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब देखिए, अब एक और क्वांटम नंबर बता देता हूं मैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। और वो डिपेंड करता है एल की वैल्यू से, एल की वैल्यू प्लस माइनस एल वैल्यू से, राइट। सो यदि मैंने n इक्वल टू 1 रखा है, सॉरी n इक्वल टू बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, चलो l की वैल्यू ले लेते हैं। l इक्वल टू 0 है तो ml की वैल्यू होगी 1। l की वैल्यू 1 है तो ml प्लस माइनस है तो क्या होगा? आप +1 0 और -1। l की वैल्यू ले लो 2 तो ml क्या होगा बताइए जल्दी से? +2 प्लस +1 जीरो Plus माइनस 2 0 plus 1 0 0 -1 -2। minus 2। 2। ओके वेरी गुड। l इक्वल टू 3 कितना होगा? ml इक्वल टू plus +3 plus 2 plus plus 1 2 0 जीरो माइनस +1 0 -1 -2 -3। बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। इस तरीके से आप इंटरेक्टिव रखोगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आप, मैंने क्या किया, अब इसके कुछ बॉक्स बनाना स्टार्ट किया। तो एक बॉक्स बना दिया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर कितने बॉक्स बना दूं?
3 वैल्यू है तो 3 बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 5 5, 5 राइट। यहाँ कितनी है? 7 7, 7 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, यहाँ से कुछ आप कोरिलेट कर पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या होगा कि ये बता रहा है L0 पे सिर्फ S ब्लॉक में एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। और यहाँ पर P में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 और 3 और क्या है डी में कितने होंगे? 5 5। एफ में होंगे 7। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर राइट। हमने अभी एन देखा, एल देखा और ये एमएल भी देख लिया। अब एन ने हमको क्या बताया था? क्वांटम नंबर एन ने हमको ये बताया था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी शेल में है, राइट। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर ने ये बताया कि कौन सी सब शेल में है, एसपीडीएफ में। और फिर उसके बाद एमएल ने ये बता दिया कौन से ऑर्बिटल में। अब एक और क्वांटम नंबर देखोगे आप, एक और क्वांटम नंबर है हमारे पास, वो क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी है। यदि ऊपर की ओर है तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव हाफ, और नीचे की ओर है तो उसको हम लिखेंगे नेगेटिव हाफ, ठीक है, राइट। आपको ये बताया ना पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अलग अलग होगा, अपोजिट स्पिन होगा दोनों का। ये हमने शायद पढ़ा होगा आपने प्रिंसिपल sir. उसमें, यस पॉली सर एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में, ठीक है। चलिए अब मुझे इसको पहले आप देखिएगा, चाहे नोट करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले लीजिएगा, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर yes sir yes sir ओके बिल्कुल। चलिए यदि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने एन की वैल्यू लिखी यहाँ पर मैंने 3, राइट, और एल की वैल्यू लिख दी मैंने 2, ठीक है, और एम एल की वैल्यू लिख दी मैंने +1, ठीक है, और एस की वैल्यू लिख दी मैंने +½ मुझे वो बताओ वो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? चारों वैल्यू मिल गई हमें, हमें चारों चीजें मिल गई। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा। बताएं कौन बताएगा इसको, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? चलो देख लेते हैं, देखो आप इधर देखो, मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा हमको। अब यदि इसने मुझे बोला है कि ये n=3 है, मतलब कि थर्ड शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। यदि हम बात करें कि आप कहीं किसी का एड्रेस बताना चाह रहे हो, राइट, जैसे कि ये नासिक है, राइट, ये बताएगा कि नासिक में कहां पर एक कोई, जैसे इंदिरा नगर, राइट, और ये क्या बता देगा? इंदिरा नगर में मकान कौन सा है, फ्लैट नंबर कौन सा है, ये हाउस नंबर बताएगा। और ये क्या बता देगा? ये बता देगा कि उसकी पोजीशन क्या है उसमें, राइट, वो +½ में या -½ में, ये पूरा एड्रेस बताएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलो ये समझ में आया कि नहीं आपको? बताएं बिजली। yes sir आ गया यस समझ में आया सभी को? बिल्कुल सही। चलिए अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3, मतलब कि मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि L2 मतलब क्या होता है? थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। L2 मतलब क्या होगा? D, ठीक है। चलो अब D के पास चलते हैं, तो मतलब कि ये 3D में होगा इलेक्ट्रॉन, और D में अब Ml+1 बताया उसने, Ml+1 बताया है। मुझे बताइए Ml+1 कहां पर है? यहाँ पर, अच्छा ओके राइट, यहाँ पर दिख रहा है आपको +1, मतलब सेकंड डिब्बे में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड डिब्बे में है। चलो चलते हैं वापस, अरे सॉरी आगे निकल गए, यहाँ चले आप। तो जो 3D था हमारा, 3D में जो 5 डिब्बे थे
1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उसमें +1 कहाँ रहेगा, यहाँ पे +2 रहता है, +1 0 -1 -2, तो +1 कहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। अब उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन कैसी होगी बताएं मुझे आप। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यदि नीचे की तरफ होती तो क्या होता, मतलब नेगेटिव होता, लेकिन हमको क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो ऊपर की तरफ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है। चलिए, यदि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई गई है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई गई है, तो मुझे बताओ ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में, बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने बता दिया ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। चलो, यहां तक समझ में आया, मतलब कि ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं जल्दी से, देखो आप, मैंने लिखा यहाँ n = 2, L लिख लिया मैंने, L = लिख लिया 1, राइट। आप देखें इसमें यहीं पे थोड़ा सा, और ml लिख लिया मैंने 1 +1 ही लिख लिया, और S लिख लिया मैंने -½ बोल देता या +½ ही लिख देता। बताइए इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, कोशिश करें इसका नाम भी बता दें आप तो बहुत बढ़िया लगेगा। यदि इसका नाम भी बता दिया आपने तो और सही रहेगा, बताइए जल्दी से। 2p। 2p, P block. मतलब आपने 2p, बिल्कुल सही। यहां से आपने 2 लिया, यहां से आपने p लिया, तो आपने लिख दिया इसको 2p। ओके फाइन, वेरी गुड। अब बताएं ml+1, 2p में 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है +1 पर प्रेजेंट है, मतलब +1 0 -1, यहां ऐसा होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है 2p1। सो किसी का भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इससे पहले आपको क्या क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर, इसका नाम क्या होगा, बोरॉन। बोरोन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका नाम हो गया बोरोन, ठीक है। चलो, यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या, मतलब बेसिक। अभी हम पी ब्लॉक के पास गए नहीं, अभी हम देखा है कि आप किस तरीके से पी ब्लॉक पे जाते हैं, राइट। मतलब कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, पी ब्लॉक में कहीं भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम उसी को पढ़ने जाएंगे, अब उसी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। यस Yes, सर। sir. सभी को क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन तो नहीं है यहां से वहां तक, बताएं। नो कंफ्यूजन, वेरी No, नाइस, sir. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चले अब चलते आगे। तो चलो, मैं पीरियड टेबल पे ही चलता हूँ, डायरेक्ट पीरियड टेबल बताता हूँ आपको कहां पर है अपनी पीरियड टेबल। 2 सेकेंड, पीरियड टेबल पे चलते हैं। ये देखिएगा, ये पीरियड टेबल है। यहाँ पर से आपको किस किस को देख, मतलब क्या देखना है यहाँ पर, ये जो ब्लॉक है इसको देखना है हमें, राइट। अच्छा मुझे बताएं, आप सभी को ये याद है किस तरीके से एलिमेंट का नाम लिखते हैं हम। अच्छा बताइए मुझे, बोरॉन फैमिली में किस तरीके से याद किया था आपने बोरॉन को, बाल गए इंडियन टेल्स। चलिए, बैंगन आलू ठीक है। गाजर इन बैंगन आलू थैला। गाजर इन हाँ, थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, राइट। और भी आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद किया होगा, चलो ये याद है। हाँ, मैं भी बता देता हूँ उसको, हमने इस तरीके से याद किया है, बरगद अली गेव इंडियन टेलीविजन, राइट। सेकंड क्या है, कॉलेज सिस्टर गेट 7
प्रॉब्लम, राइट। और ये क्या है थर्ड वन, बताएं मुझे इसका। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। सब भिखारी, सब बिंदास, बिंदास बोल दो, भिखारी मतलब। चलो, और इसको बोल दो आप ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर फेस कलर बर्न इन एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट क्या है, हीना, नीना और हीना, करीना नीना की और जेरोक्स करानी। करीना एक्सरे रंगीन। हाँ, जो भी बोल सकते हो। चलिए, ये आप सभी को पता है, इनका सभी का आपको कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन पता है सभी को। यदि मैं बात करूं फास्फोरस, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कहां गया, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं मैं फास्फोरस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताएं क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। एटॉमिक नंबर होते हैं 15, क्या लिखेंगे हम, हमको अब्बो ने क्या बताया था, 2 3s2 3p, तो कुछ लिखा बेटा आपने, मैं देख नहीं पाया। 3s2 3p6, 3s2 3p6 कैसे लिखेंगे आप, नहीं बेटा ये गलत है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो 3s2 इसको, 3p3। चलिए हम देख लेते हैं। 15 को हम किस तरीके से नॉर्मल कैसे लिखते थे, 2 8 और क्या लिखेंगे हम, 5 5 2 8 5, फाइ। बिल्कुल सही, 2 8 5 लिख दिया आपने। इसका मतलब ये यहाँ पर 3 शेल है, तीनों शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब हमको अब्बो साहब ने ये बताया है कि 1s सबसे छोटा, मतलब सबसे कम एनर्जी शेल होता है 1s में, फिर होता है 2s में, फिर होता है 2p में, फिर होता है 3s में, फिर होता है 3p में, ठीक है। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, इतना मुझे अभी इतना ही जरूरत है। चलो, सो मैंने यहाँ पर लिखा 1s को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1s में कितने आ जाएंगे मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। बिल्कुल सही। अब बताइए 2s में कितने आएंगे, 2 2, फिर सही बिल्कुल। 2। उसके बाद 2p, कितने लिखूं p में, 6 6। अभी बचे हैं मेरे पास और लास्ट में क्या बचेगा, 3s2 3s। 2 एंड देन 3p 3 3 3, बिल्कुल। हाँ, अब देखो आप, अब मैं इनको बॉक्स में डाल देता हूं। ये मेरा हो गया बॉक्स 1, ये हो गया मेरा बॉक्स 2 और ये हो गया मेरा बॉक्स 3। मतलब कि ये 1s है, 1s मतलब फर्स्ट सेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सेकंड सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या ये, बताएं। यस यस सर। सर यस किसी भी एलिमेंट का हम यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि शेल कौन सी है और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें, राइट। चलो, यहां तक आप सभी को क्लियर है। इसमें मुझे बताइए पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें जो डिब्बे होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन तीनों कैसे होंगे ये बताएं मुझे, पेड होंगे या फिर अनपेड ऊपर हो होंगे, गए तीनों। तीनों ऊपर होंगे, अनपेयर्ड। तीनों अनपेड Unpaired। होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, अनपेयर सारे के सारे ऊपर होंगे, ठीक है। चलिए, ये पेयरिंग वाला मामला किसने बताया था, कौन साइंटिस्ट थे वो जिन्होंने ये बताया था कि पेयरिंग कीजिए, कब पेयरिंग करना है, हुनचुन, हाँ हंसनून, राइट। हुनचुन ने ये बताया था, हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने ये बताया था कि जब यदि एक ही एनर्जी लेवल में किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन देना है आपको, तो पहले आपको एक एक देना है,
और उसके बाद यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ही आप पेयरिंग करा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक, Yes, sir. अच्छा मुझे एक और चीज बताइए आप, क्या ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों की एनर्जी सेम है क्या? यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं ये दोनों की एनर्जी सेम है या अलग अलग है? Same. Same है. सेम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है, सॉरी एक ही सबसेल में है, पी सबसेल में, और पी सबसेल में जो px होगा उसकी एनर्जी, py की एनर्जी और pz की एनर्जी तीनों सेम होगी। राइट, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके ऊपर। राइट, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दे दिए, आपसे पूछ लिया इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप बता दोगे कि इसकी, दोनों की सेम है, तीनों में जो भी जिसकी भी आएगी वो सेम रहेगी। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन Yes, चार्ज sir. सभी को क्लियर होगा? ठीक है, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल सही। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता हो तो वो अलग से अपने सेंटर पे आके मिल सकता है, हम आधी घंटा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसको थोड़ी भी कोई दिक्कत आ रही हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तो आप आइएगा, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। चलो चलो अब हम चलते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी परफेक्ट। चलो अब चलते हैं आगे। हमने सबसे पहले हमको ये देखना है साइज, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल। राइट, अभी मैं पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली को नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जनरल। इन जनरल क्या होता है, साइज के बारे में बताएं। साइज जनरली क्या होता है? जब नीचे की ओर जाते हैं तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? Increase. एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही। अब क्यों इंक्रीज होता है ये भी बताएं मुझे, कारण क्या होगा इंक्रीज होने का? शेल बढ़ते जाते। Cells add नंबर हो ऑफ जाते हैं. सेल इंक्रीज। Cells are added. ओके ओके वेरी गुड। यदि हम नीचे की ओर जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। चलो वेल डन। अब बताएं यहां से इधर जाने में क्या होगा साइज का? Decrease. Decrease. डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही, समीक्षा लिखा डिक्रीज होगा। चलो तो ये डिक्रीज क्यों होता होगा, क्या रीजन होगा उसकी? सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं. Add होते जाते हैं cells में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो उससे क्या इंक्रीज होता होगा, क्या इंक्रीज होता होगा जिससे कि साइज डिक्रीज हो जाता है? Valency. एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की तो बात ही कर रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. Shielding. Action between बिल्कुल। nucleus. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बच्चों ने बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें इंक्रीज होता जाता है। राइट, क्योंकि शेल तो सेम रहेगी। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, एक ये शेल है, राइट, यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट, इसका क्या नाम होगा? बेरिलियम। बेरिलियम के आगे गया मैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, फिर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब क्या हुआ यहाँ पर? एक्चुअली में इसको छोटा बनाना था, थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन चलेगा। बोरॉन, अब देखिए यहाँ पर मुझे बताया प्रोटॉन कितने होंगे? सॉरी क्या हो गया? यहाँ पर मुझे बताया प्रोटॉन कितने होंगे इसमें बेरिलियम के पास? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी 4 होंगे। Yes. और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर की ओर। राइट, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बोल देता हूं मैं, या फिर बोल सकते हो आप 2 वैलेंस शेल में। हमको सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ही बात करनी है। यहां पर देखोगे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 5। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वैलेंस शेल में होंगे, वैलेंस शेल में जो बाहर की शेल है। ठीक है, अब देखिएगा 5, यहाँ 4 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या करेंगे, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। राइट, 5 प्रोटॉन हो गए तो उसका अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है।
अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कहां तक डिक्रीज होगा? ग्रुप 70। ग्रुप 70 तक डिक्रीज होगा। चलिए बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा? बताइए, कुछ भी बताइए, जो आपको आता है वो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा? ग्रुप 70 तक गए गए हम, मतलब कि हम फ्लोरीन तक चले गए, यहां तक फ्लोरीन तक गए। फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा? नोबल नियोन। नियोन। क्या ये भी नियोन छोटा होगा क्या फ्लोरीन से? नहीं। नो नहीं। क्यों नहीं? क्या रीजन होगा उसके पीछे? वो स्टेबल होगा सर इससे ज्यादा। चलो स्टेबल, हाँ बोल सकते हो कुछ हद तक क्यों स्टेबल होगा, बट उसका एग्जैक्ट रीजन क्या होना चाहिए? चलिए चलिए बताता हूं मैं आपको। जो रेडियस इनर्ट, हाँ इनर्ट होगा रोहित, बिल्कुल सही है, इनर्ट तो होगा ही, वो स्टेबल भी होगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जो उसकी रेडियस होती है, उसकी रेडियस हम कौन सी मेजर करते हैं? आपने कुछ रेडियस का नाम सुना है? कोवलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, यस सर। यस सर। राइट। सो इसमें नियोन में हम कौन सी रेडियस यूज करते हैं? वैंडरवाल वंडरवाल। रेडियस। अब वैंडरवाल रेडियस कैसी होती है आपने देखी होगी। वैंडरवाल रेडियस में क्या होता है? मैं थोड़ा यहाँ पे दूसरे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यदि मैं ये बात करूं, ये कौन सी रेडियस होगी? ये होगी मेटालिक रेडियस, राइट। और यदि ओवरलैप कुछ पार्ट हो गया, वो कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट Covalent। रेडियस, राइट। अब इसी को मैं यहां देख लेता हूं, दूसरी रेडियस। ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बीच की रेडियस निकालना है, तो वो कौन सी रेडियस होगी? वो रेडियस होगी वैंडरवाल रेडियस। रेडियस, ठीक है। तो बताइए मुझे सबसे ज्यादा जो रेडियस होगी, मैं नॉर्मल रेडियस की बात करूं तो आर वैंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होगी। उसके बाद कौन सी होगी? मेटालिक। सॉरी इसको ऐसा लिखो, आर मेटालिक। उसके बाद कौन सी होगी? आर कोवेलेंट। कोवेलेंट। बिल्कुल सही। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? बताया मुझे। यस सर। राइट। हमने रेडियस भी देख ली, उसकी रेडियस भी देख ली। एक्चुअली ये आप पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी देख चुके होंगे शायद, राइट। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहां जहां हमको जरूरत पड़ रही है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं, राइट। इसमें आपका यदि डबल से भी आ रहा है तो रिवीजन हो रहा है, राइट। चलो तो अब हम वापस चलते हैं यहाँ पर। तो हम फ्लोरीन से नियोन जैसे ही गए, उसका साइज बढ़ गया हुआ, क्योंकि उसमें हमने वंडरवल रेडियस मेजर की थी, राइट। और वंडरवल रेडियस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयोनिक एंड कोवेलेंट, राइट। सो चलिए बिल्कुल सही आपने ये बता दिया कि नियोन का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से। चलो इसमें अब हम थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं। इसमें हम ये देख लेते हैं कि इनके जो आयंस बनेंगे, आयंस में साइज का क्या होगा? बताइए मुझे। यदि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम प्लस, इसमें बताइए किसका साइज छोटा होगा? और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया F माइनस, क्या होगा इसका? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता होगा? साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज? इंक्रीज। लूज करने से इंक्रीज कैसे होगा?
डिक्रीज डिक्रीज। देखो देखो हम देख लेते हैं। सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब होगा 2 8 1। ठीक है, मतलब 3 शेल होगी, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 शेल होगी तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर 2 और उसके बीच में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब कितना बचा, उसके पास सिर्फ 10 बचे। तो ये पूरी की पूरी शेल हट गई। क्या हुआ, साइज छोटा हो गया इसका कि नहीं हुआ? यस सर, छोटा हुआ। राइट, साइज छोटा हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। यदि किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो, सॉरी, किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका साइज उसके साइज से थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसको आप एग्री करते हैं? बताएं। Yes, sir. यस बिल्कुल सही। चलिए, अब क्या हुआ फ्लोरीन के साथ क्या हुआ, जब भी, हाँ फ्लोरीन का बिल्कुल सही, इसने बताया, ये आयुष ने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका साइज बढ़ जाता है। राइट, सो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। सॉरी, क्या हो गया इसमें? हाँ, ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। राइट, क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे 9 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास बाहर, सॉरी 9 नहीं होते, 7 होते, जिससे कि फ्लोरीन की बात करूं 2 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे थे ये बताएंगे? 1 नहीं 1 नहीं, वेट, इसको मैं थोड़ा अलग बताता हूँ, इधर बता, इसमें बताता हूँ। देखो आप, ये फ्लोरीन है अपने पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम। मुझे बताया फ्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन तो 9 होंगे इसके पास। 9 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है। 2 2 4 5 6 और 7। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि आपको? 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर थे, अब ये 9 प्रोटॉन इसको खींच रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन यहां इंसर्ट हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया ये ब्लू वाला। अब क्या होगा, अब उनका फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब कि जो खींच रहे थे अब वो इसको भी खींचने लगेंगे, तो मतलब वो क्या होगा, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, सभी को थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा सबके प्रति। राइट, यदि माना कि ये जो 9 प्रोटॉन थे, ये 9 प्रोटॉन थे, ये यदि कुछ एनर्जी लगा रहे थे, लगभग 7 जूल लगा रहे थे एनर्जी कुछ। राइट, या फिर आप बोल सकते हो 7 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, 7 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे। राइट, अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब फोर्स क्या होगा, उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या घट जाएगा? चलिए ये देखें आप, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही है, प्रोटॉन तो 9 ही है, 9 ही प्रोटॉन है। पहले वो 7 इलेक्ट्रॉन को 7 न्यूटन फोर्स से खींच पास बुला रहे थे, लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब इनका क्या फोर्स लगभग हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.5 के लगभग बोल देता हूं मैं। राइट, कम हो गया फोर्स, डिक्रीज हो गया, बिल्कुल सही, डिक्रीज हुआ है, फोर्स डिक्रीज हुआ है, मतलब पास आने के लिए वो मतलब कम हो गया उससे, अब वो पास नहीं आ पा रहा है, तो इससे क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया है। यहां समझ में आया क्या? फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, मतलब वो दूर जाने लगे थोड़े थोड़े। ठीक है, सो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को हम देंगे तो क्या होगा, उसका साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। यहां तक क्लियर है क्या, मुझे बताएं आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को? ओके, वेरी नाइस। चलिए, सो अब मैं ये बोल देता हूं यहां पर कि जो सोडियम था इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद छोटा हो गया था, फ्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, सो इसको लिखवा दूं क्या मैं?
आपको किसी इसमें लिखवा देता हूं 2 में। कैटायंस, आप सभी नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाते रहना बेटा। जो कैटायंस sir. होते हैं, यस सर। कैटायंस, ये दिख नहीं रहा क्या? कलर दूसरा चेंज करता हूँ 2 मिनट, ये दिखेगा नहीं ठीक से। ये जो कैटायंस है हमारे पास, कैटायंस कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट, जैसे Na+। कैटायंस में साइज विल डिक्रीज। अभी कैटायंस का मत लिखो, ऐसा लिखो आप, नोट करके लिख लो, आप नोट करके लिखोगे तो सही रहेगा। when an element lose electron, its atomic size decreases. When an element lose electron, its atomic size decreases. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट, 1+ इलेक्ट्रॉन। इसमें आप लिख लेना सोडियम का साइज बड़ा होगा, सोडियम प्लस, राइट। वन एलिमेंट और एटम लूज इलेक्ट्रॉन, इट्स एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। चलिए, और ये जनरली कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है जनरली? मेटल, बिल्कुल सही। जो भी मेटल होती है वो मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, राइट, और वो कैटायंस फॉर्म करेंगे। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल देते हैं कि कोई भी एलिमेंट या आइटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। व्हेन एन एलिमेंट gain electron, when an element gain electron, its atomic size increases, atomic size बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल में लिख लोगे आप, फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से, दैट्स इट। मतलब उसके पेरेंट एटम से उसका साइज बढ़ जाएगा। चलो यहां तक लिखो, फिर हम आगे चलते। डन, लिख लिया होगा सभी ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ में तो आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये आप पहले भी कवर कर चुके होंगे, आपने बहुत सारा पार्ट पहले कवर कर चुके होंगे, लेकिन ये एक बार और देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम एक लिंक बना लेंगे, उसके हिसाब से आप चलते जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। एटॉमिक साइज की बात हो गई हमारी। अब यदि मैं बोलता हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक साइज क्या होगा? तो आप क्या कर दोगे? डायरेक्ट कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से कि नहीं? इससे बड़ा कौन होगा? कार्बन बड़ा होगा, Carbon. फिर होगा नाइट्रोजन, फिर होगा ऑक्सीजन, और फिर होगा फ्लोरीन। यहां तक सभी को पता है? चलो, यदि मैं ऐसा करता हूं, कुछ अलग अलग एटम्स रखता हूं, उनके कुछ आयन्स रखता हूं, तब क्या होगा? यदि मैंने देखा फ्लोरीन -1, सोडियम +1, राइट, ऑक्सीजन -2। अब मुझे बताइए तीनों में किसका साइज बड़ा होगा? ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन -2 का साइज बड़ा होगा। बिल्कुल सही बताया आप। कारण क्या होगा इसका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अच्छा, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन।
वन चलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। चलिए हाँ, या फिर मुझे इसमें ये बताइए, इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास? 10 इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वेरी नाइस। इसके पास कितने हैं? 10 इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे वाह, इनके तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। ये तो क्या हो गया, ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो गई। ये कौन से हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, राइट। जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिखता है, उसमें क्या करोगे आप? बस आप उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन बता लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो उनके। जिसके ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसका साइज भी सबसे छोटा होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसमें क्या देखोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जिसके ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8 8, बिल्कुल सही। यहाँ पर बताएं, क्लोरीन में 9 प्रोटॉन, और यहाँ पर 11। देखिए अब ये 11 लोग मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये 9 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये 8 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बताओ कौन जल्दी से खींच पाएगा, कौन उनको पास ला पाएगा? 11 ये ज्यादा लोग हैं, ये ज्यादा लोग हैं, इसलिए इनका साइज क्या होगा? इस तरीके से होगा इनका साइज। समझ में आया क्या? बताएं आप। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में नहीं है? बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया, साइज मतलब हमारा पूरा क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं आगे। जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब साइज खत्म हो गया हमारा। साइज में भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप कर दोगे आप, ठीक है। अभी हम सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी हम पी ब्लॉक में इंटर करेंगे, उसमें कुछ आपको ड्रॉबैक्स मिलेंगे, वो हम सारा चीज देखेंगे, राइट। आपको आपका 13 कंप्लीट हो गया क्या? 13 ग्रुप 13 Yes. कंप्लीट है आपका? Yes, चलो sir. बिल्कुल सही, 13 कंप्लीट है। चलिए फिर तो अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? मुझे बताएं आप, एनीवन एक्सप्लेन। बताइए क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी? Energy required to gain an electron. गेन एन इलेक्ट्रॉन? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा शायद। और कोई ट्राई करे, बताएं। एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वेदांत ने बताया एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन। उसके प्रॉपर डेफिनेशन बताइए मुझे, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर डेफिनेशन की मतलब हमको ऐसा क्या करना है, उसको पूरा फील करना है, उसको फील करना है हमको पूरे, जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी है, साइज है, उसको आपको फील करोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताएं। एनर्जी टू एड इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, वो एनर्जी टू एड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक्चुअली आपने सही बताया है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इन इट। कौन सी स्टेट से निकालेंगे उसको? बताएं, कौन सी स्टेट से निकालेंगे? कहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन हम जनरली कहां से निकालते हैं, उनकी कौन सी स्टेट से निकालते हैं? Elemental state. एलिमेंटल स्टेट नहीं, और हाँ मतलब एलिमेंटल तो होगा ही वो। देखिए यदि आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई पक्का दुश्मन है, उससे आप बदला लेना चाहते हो, राइट, कोई दुश्मन से आप बदला लेना चाहते हो, तो कब लोगे आप बदला? जब वो कैसा मिलेगा आपको?
जब वो अकेला मिलेगा, सिंगल आइसोलेटेड स्टेट में होगा, तब मिलेगा, तब हम उससे इजीली बदला ले पाएंगे। राइट, बिल्कुल सही बेटा। गैसेस स्टेट, राइट, आइसोलेटेड स्टेट, बिल्कुल सही। सो जब वो सिंगल होगा तब उससे आराम से बदला ले पाएंगे। सो वो एटम सिंगल कब रहेगा? यदि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सारे एटम बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पे आप बदला लेने जाओगे तो क्या होगा? और उल्टा पिट के आ जाओगे। बात कर रहे हैं हम गैस लिक्विड की, तो लिक्विड में भी लगभग पास पास होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप बदला ले पाओगे। लेकिन जब बात करें गैस की तो एटम बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल एटम मिलेगा, उससे आप इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, राइट। तो यहाँ से खटाक से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे बाहर, ठीक है। तो इसमें आपको एनर्जी भी कम लगेगी, मतलब एक एटम पे ही जो फोकस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से निकालने जाते तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती, यहाँ भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कम एनर्जी में अपना काम हो गया और इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया, राइट। सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इन इट गैसियस स्टेट। मतलब गैसियस स्टेट या फिर आइसोलेटेड स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, राइट, नहीं तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए, सो हमने ये देख लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, सो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाएंगे तो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। Increase. Increase. इंक्रीज होगी, ठीक है। यहां से यहां जाएंगे तो Decrease. यहाँ पर डिक्रीज क्यों? हम यहाँ से, ये हमारा प्रेडिक्टेबल है, हम इधर गए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सॉरी, इधर हम यदि यहाँ जा रहे हैं, वेट मिनट, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो पकड़ होगी वो कमजोर होती जाएगी, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो वो इजीली यहां से इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे। ज्यादा शेलें होगी तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे डिक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल, आप डिक्रीज बोला था क्या? तो डिक्रीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? साइज भी छोटा होता जाएगा। साइज छोटा होगा, ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में, राइट। इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसमें इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इधर कम होगी। चलो, यहाँ पर आप सभी को पता है। यहाँ पर एक और चीज देखनी है आपको। मुझे बताइए, नाइट्रोजन में और कार्बन में किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही बताया, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। अब मैं यदि यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूं, अब मुझे बताइए अब किसकी ज्यादा होगी? Oxygen. नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, हमको ये पता था कि हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन ये जो है नाइट्रोजन फैमिली में जो लोग रहते हैं इनकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, राइट, ये जो लोग रहते हैं इनका हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है पी, राइट। पी की बात करें, नाइट्रोजन का हम यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3, और ये पी में कितने होंगे? 3 डब्बे थे हमारे पास, तीनों डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है।
या तो वो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, तो उसमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं आगे नियोन, नियोन का क्या होगा? नियोन की सबसे आयोनाइजेशन ज्यादा। एनर्जी कितनी होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पूरा फील्ड है, पूरा पी ऑर्बिटल फील्ड है उसके पास, राइट। तो नियोन के पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब लगेगी। चलिए यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, ओके ओके, चलो। सो ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते थोड़ा आगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो, अब इसमें एक और पॉइंट देख लो आप, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बताइए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये पढ़ा होगा ना हमने शील्डिंग इफेक्ट। इसका एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बताओ, जो भी पता हो बताइए, जो भी पता हो आपको बताइए। अब भूल गए क्या? अब हमने 13 ग्रुप कंप्लीट किया होगा ना, उसमें आपको पता चला होगा शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो चलो देख लो, एक बार देख लो। आप देखिएगा, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चपाती है, रोटी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक रोटी रखी हुई है और यहाँ पर ये कुछ डॉग है। मैं डॉग का इससे कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ डॉग है, ठीक है, और ये चारों भूखे हैं और इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, राइट। इनको ये रोटी खाना है। अब क्या हुआ, यहां से एक और डॉग आ रहा है, ठीक है, ये और डॉग आ रहा है, इसको भी ये रोटी खाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा यहाँ का? ये सारे मिलके क्या करेंगे, पहले इस पर अटैक नहीं करेंगे, पहले इसको भगाएंगे। सारे मिलके पहले इसको भगाएंगे, इसको दूर भगाएंगे पहले, उसके बाद रोटी की बात करेंगे, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहले से अट्रैक्टेड थे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, अब ये भी दोनों सेम चार्ज है, दोनों नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, तो उसको क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब उसको बाहर रखेंगे। अब देखिएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शेल में, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। मानते हो आप बात को? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपल्शन होगा। अब ये सब इसको भगाना ही चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने जा रहे हैं। तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट यदि होगा, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो मुझे आयोनाइज एनर्जी क्या होगी, मतलब ये उसको भगा रहे थे, अब हमको उसको और आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, राइट। तो शील्डिंग इफेक्ट जहां ज्यादा होगा, स्क्रीन इफेक्ट जहां पर ज्यादा होगा, वहां पर आयोनाइज एनर्जी कम लगेगी, और भी कम लगेगी। जैसे आप देखो, सीजियम मतलब लीना की रब से फरियाद, राइट। अब मैं बात करूं सीजियम या फ्रांसियम की, यहां पर कितनी सेल होगी, 7 सेल होंगी। 7 सेल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा होगा, उसको सारे लोग भगा रहे होंगे, राइट। तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि आप लोगों को बताएं? Yes, sir. ये पूरा क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए चलिए चलिए,
ओके, आगे देखते हैं। सो हमने अभी साइज देख लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी देख ली, शील्डिंग इफेक्ट देख लिया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आप आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट अब चलते हैं हम पी ब्लॉक के पास ही, राइट। और पी ब्लॉक में सारे उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट। सो पी ब्लॉक में, अब पी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एलिमेंट लिखता हूं यहां पर मैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, एंड ये क्या होगा आंसर, नियोन, हीलियम। हम मुझे एक और बात बता दो आप, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस में लगेगी? नियॉन, हीलियम, क्लोरीन, हीलियम, हीलियम बिल्कुल सही। क्योंकि देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 ओवर साइज, सॉरी साइज ज्यादा होगा, सॉरी इनवर्सली होगी ना, 1 ओवर साइज, राइट। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, राइट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और बस ये दो आपको देख लिया आपने। शील्डिंग इफेक्ट के क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट से क्या रिलेशन होगा इसका, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इनवर्सली, सो 1 ओवर शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो आप मुझे यहाँ पर सबसे छोटा साइज तो हीलियम का है, ठीक है, और स्टेबल भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। हीलियम की बात करूं तो मैं 1s2 में काम हो गया, एक ही डिब्बे था इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है, और साइज भी सबसे छोटा है, इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। चलो एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी। बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अरे बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको पता है, राइट। नहीं पता क्या? चलो कोई देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। अच्छा वो इससे फिर बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, जानवी ने बताया सही आंसर कि हाँ, कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, इसने एक बॉन्ड बनाया किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इसने शेयर किए इलेक्ट्रॉन, राइट। अब शेयर किए थे, लेकिन जब आपने इसको कट किया, जैसे आपने इसको कट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया? आपको ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला? 2 मिनट, यहां पर मिला, यहां पर, मतलब होना यहां था बट वो वहां चला गया क्योंकि फ्लोरीन ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। जब भी आप इसको यहां से होमोएटिक फिजन करोगे, कट करोगे, तो आपको यहाँ पर ये बिना इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर H+ रहेगा और फ्लोरीन के पास क्या होगा? -1, हाँ, राइट। सो यस सर, ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता है बेचारा, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है बताएं? फ्लोरीन, फ्लोरीन, वेरी,
हाँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट। इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 ही होगा, -1, कभी भी चेंज नहीं करेगा ये, राइट। यदि फ्लोरीन का क्या रहेगा, -1 रहेगा। यदि आपने XF लिखा है यहाँ पर, XF2 लिख दिया, मुझे बताइए X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। +2। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमेशा -1 रखेगा, चाहे किसी को ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना हो या नहीं करना हो, लेकिन फ्लोरीन नहीं करेगा, राइट। चलो, ये एक इसका नॉन मेटल है जिसका फिक्स रहता है हमेशा, नॉन मेटल का। मेटल में तो बहुत सारे को फिक्स रहता है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एल्यूमिनियम, ये फिक्स रखते हैं, बट फ्लोरीन ऐसा है नॉन मेटल में जो कि अपना फिक्स रखता है, हमेशा -1 रखेगा, ठीक है। चलो, सो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अब हम यदि इधर से इधर की ओर आएंगे, कहाँ की वेजिटेबल बनाई थी क्या? नहीं बनाई, क्या हुआ? हाँ चलो, तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में, हाँ यहाँ सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन इधर गए तो क्या होगा, इधर गए तो क्या होगा, इधर गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा बताएं। यहाँ पर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट थी, राइट। अब नीचे गए, इधर गए, क्या हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? डिक्रीज। डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही, यहाँ पर डिक्रीज होगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी कम होती है, इधर भी कम होती जाती है, इधर भी कम होती जाती, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी फ्लोरीन की, ठीक है। चलो, यहाँ पे समझ में आया, अब चलते हैं आगे। सर फिर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिएगा। सर फ्लोरीन का मतलब को ज्यादा इलेक्ट्रॉन के अगर उसने 2 किए तो -2 नहीं आ पाएगा क्या उधर? हाँ, -2 तो नहीं आ पाएगा ना बेटा, क्योंकि देखो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? फ्लोरीन चाहता है कि मैं स्टेबल बन सकूं, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 7, मतलब 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। अब वो चाहता है नियोन जैसा बनना। नियोन का क्या होता है? 2, 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अभी उसके ऐसा बनना चाहता है, तो उसको बनने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे उसने लिया, वो बन गया F-1। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 8, 1। तो ऐसा हो नहीं पाएगा, उसको तो यही स्टेबिलिटी मिल गई एक इलेक्ट्रॉन लेने से ही, ओके सर। राइट, ठीक है। तो ये तो सोडियम बन जाएगा फिर, राइट, ये स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम भी तो ये चाहता है, यस सर। सोडियम भी ये चाहता है कि मैं नियोन जैसा बन जाऊं, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता ही है, ठीक है। चलो, यहाँ यस तक सभी को क्लियर है, आगे चलें। चलो, अब हम डायरेक्ट, अब चलते हैं हम डायरेक्ट इसके ऊपर, किसके ऊपर? पी ब्लॉक के बाद, पी ब्लॉक के बाद चलते हैं हम जल्दी से। अब हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और हीलियम, ठीक है। ये जो एलिमेंट हैं, राइट, इसके बाद में कॉलेज सिस्टर गेट 7 प्रॉब्लम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, राइट, ओल्ड स्टाइल से टीपो। चलिए, अब ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो टॉप में एलिमेंट है, वो उस ग्रुप के एलिमेंट से थोड़े से डिफर होते हैं। क्या क्या, किस कारण से वो डिफरेंट होते हैं मुझे बताएं। फर्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, सभी का, जैसे कार्बन की बात करूं, इसका साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू ऑल द एलिमेंट, ठीक है। कार्बन का साइज स्मॉल है, साइज इनका स्मॉल रहेगा, या फिर स्मॉल साइज बोल सकते हो इसको। कार्बन का भी, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज भी सबसे छोटा होगा उस ग्रुप में सबसे छोटा होगा। ऑक्सीजन का भी उस ग्रुप में सबसे साइज छोटा होगा। फ्लोरीन का भी
उस ग्रुप में सबसे छोटा होगा। मतलब ये जो एलिमेंट है इनका साइज सबसे छोटा होगा उस ग्रुप में। और क्या होगा, और बताएं, और क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा, मतलब ज्यादा मोर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगी, बिल्कुल सही। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड पॉइंट, और क्या होगा इनका? साइज छोटा हो गया, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई। और बताएं, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी मोर। और बताएं क्या होगा? और सोचिए, और सोचिए क्या होना चाहिए इसका? शील्डिंग इफेक्ट लेस। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, बिल्कुल सही। शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। और बताएं, और क्या होता होगा इसमें? सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी या कम? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं मैं, इसको सबको हटा देता हूं, मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात करता हूं, हमको नाइट्रोजन ग्रुप भी पढ़ना है। तो आप देखें, आप इसमें आप देखोगे नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास, राइट। अब इसमें देखो आप, नाइट्रोजन ही एक नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है और ये मेटल है। आप देखो, मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? Increase. इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की जगह देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा इनकी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो नॉन मेटल है, राइट, वही इलेक्ट्रॉन को लेंगे, राइट। और बताएं, फिफ्थ पॉइंट, और क्या हो सकता है इसका? और बताएं, कांट एक्सपांड देयर ऑक्टेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो नाइट्रोजन है, ये जो एलिमेंट है, ये क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम इनका कोवलेंस 4 होता है, मैक्सिमम कोवलेंस 4 होता है, कोवलेंस 4 होता है। अच्छा बताइए 4 क्यों होता होगा? मतलब 4 बॉन्ड बना सकते हैं ये सब बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? 4 ही बॉन्ड क्यों बना पा रहे हैं? कोई बता पाएगा ये 4 ही बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? नाइट्रोजन के 2725 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 होता है, मतलब कि 1s2 2s2 2p3, 3। ठीक है। हाँ, 2p3। अब मुझे ये देखना है, इसके एक बॉक्स बना लेता हूं मैं, अभी बॉक्स बना लेता हूं जल्दी से। यहाँ पर मैंने लिया एक डिब्बा और यहाँ पर मैंने लिए 3 डिब्बे, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कितने बॉन्ड बना पाएगा? इसके पास 4 ही ऑर्बिटल टोटल, ठीक है। 4 ऑर्बिटल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा वो मैक्सिमम, राइट। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण वो 5 या 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा किसी के साथ, राइट। अब देखोगे कभी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन, ये सारे, इस सारों के पास, सभी के पास क्या है? सिर्फ ये 4 ही ऑर्बिटल है, राइट। तो ये सिर्फ मैक्सिमम 4 कोवलेंसी बना पाएंगे। और यदि जैसे बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस के पास क्या है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस को देखो आप, 1s2 2s2
2p6 3s2, मतलब थर्ड सेल चालू हो गई यहाँ पर 2s2 3s2 3p3, मतलब कि थर्ड सेल में डी भी आता है, 3d 0 होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ 2 में। यहाँ देखो 3s2 3p3, मतलब वो 3d 0, ये थर्ड सेल चालू हो चुकी है यहाँ पर। तो इनके पास एक खाली डी ऑर्बिटल भी है, फास्फोरस के पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर सकता है, अपनी अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है, एक्सपांड कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो आप 3s का एक डिब्बा खाली, इसके 3 डिब्बे और डी के 5 और इधर, अब तो इसके पास बहुत सारी जगह है, ये एक्सपांड कर सकता है, राइट। बट ये फर्स्ट जो एलिमेंट है जो स्मॉल साइज के हैं उनके पास डी ब्लॉक नहीं रहता, तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, राइट। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 बताते हैं। और बताइए 6 पॉइंट बताइए, 6 पॉइंट क्या होगा? Boiling point top to bottom increase. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम, हाँ वो हम बात करेंगे अभी। एक्चुअली हम उसमें जब पूरे प्रॉपर्टीज देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे अलग क्यों होता है, ये देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं उसका। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नाइट्रोजन एक गैस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ऐसा लिख सकता हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस, इज लेस, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ 2 मिनट, ठीक है। चलो, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। और बताएं और क्या पॉइंट होगा इनका? कोवेलेंसी हो गई, साइज हो गया, एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं। ये जो एलिमेंट है होते हैं ये सिर्फ पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं आपस में, ये पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ये पता है आप लोगों को? पाई बॉन्ड क्या होता है? बताएं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा है कि नहीं? बताइए। फॉर्म बाय लेटर ओवरलैपिंग, देव की, हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, जो नहीं आता है वो डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि हम जैसे कि आप पूछोगे ना तभी आपको आंसर्स मिलेंगे प्रॉपरली, राइट। यदि आप नहीं पूछोगे तो हम सोचेंगे आपको पता है, ये सारी चीजें पता है, तो हम आगे चलते जाएंगे, राइट। तो आपको रोक के पूछना है कि सर हमें ये पता नहीं है, ये क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, राइट। तो ये आप पूछोगे तो भी आपको पता चलेगा, राइट। और हमारे केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, हर एक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, राइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लग जाता है कहीं भी, राइट। चलो, तो मैं बात करता हूँ सिग्मा की और पाई की। सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है? आपका केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना आपका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. वहां पर आपने देखा था सिग्मा और पाई? हाँ बिल्कुल रोहित, सही है। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो पहला बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट। जो भी पहला बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट, फर्स्ट बॉन्ड, इसका डिफरेंस लिख दूं क्या? चलो अब आपने लिख लिया होगा उसमें, तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड ही सिग्मा होता है, राइट। और क्या होता है? पाई कौन सा होता है? पाई होता है वो सेकेंड बॉन्ड। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन कार्बन की, ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना तो इसको मैं बोलूंगा सिग्मा, राइट, एक बॉन्ड बन गया। यदि दूसरा बॉन्ड बना तो वो कौन सा होगा? पाई। Pi.
तीसरा बॉन्ड बना वो कौन सा होगा? सिग्मा। अब देखो ये कंफ्यूजन है, पहला सिग्मा बन गया आपने बोल दिया, दूसरा पाई बन गया, ठीक है। अब तीसरा कौन सा बनना चाहिए? पाई। पाई। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पाई बनेगा। मतलब जो भी मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं उसमें एक ही सिग्मा होता है, बस एक ही सिग्मा होता है, बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे सारे पाई बनेंगे, ठीक है। सो ये सिग्मा कैसे बनता है? सिग्मा ओवरलैपिंग ऑफ, एक्सियल। हाँ एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, जिसमें एस के साथ एस भी कर सकता है, एस के साथ पी भी, और पी के साथ पी भी। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये आपको पता है ना, डंबल्स एस क्या होता है? एस होता है स्फीयर, पी कौन से होते हैं? डंबल, और फिर डी कौन से होते हैं? 4 डंबल दिख जाएंगे आपको डी में से, डबल डंबल, हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन रहे हैं, राइट। ये सारे सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब मैं थोड़ा सा पाई के बारे में बता दूं आपको, पाई बॉन्ड कैसे होंगे। देखिए यदि एक वेट, इसको हटाता हूं, चलो फिर इसको यहां बनाता हूं। हाँ, यदि ये एक सिग्मा बन चुका है, यदि मैं ऐसा कर बना देता हूं, ये तीनों है अपने पास, राइट। एक पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। चलो दो ऐसा करता हूं, मैं सबको अलग अलग बनाता हूँ, अलग अलग कलर से बनाता तो सही हो जाएगा। हमारे पास समय भी कम बचा है, जल्दी कर लेते। ये हुआ एक और कलर है ये ब्लू, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब दूसरी जगह उधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं। यहां पर ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपरली ये? तो देखिए यहां पर ये जो व्हाइट वाला है ये पी एक्स मान लिया मैंने, ये ब्लू मैंने मान लिया पी वाई, और ये येलो मैंने मान लिया पी जेड, ठीक है। पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है ये पी जेड में बना है, जो कौन सा होगा? पहला बॉन्ड है, ये एक्सियल शेयरिंग हो रही है इसमें, सो वो होगा सिग्मा। अब क्या हुआ? अब ये दोनों ने भी शेयरिंग कर ली, इसने भी इससे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा होगा? पाई, पाई होगा। मतलब दोनों ही पाई होगा, ऐसा नहीं कि आप इसको पाई एक दो, इसको पाई एक दो, ये एक ही पाई है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं व्हाइट वाले पे, इसने भी शेयरिंग की, राइट। और ये पैरेलल खड़े हुए हैं, पैरेलल खड़े हुए हैं, इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, इस तरीके से, या फिर नीचे से इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं। तो ये क्या है? पाई। मुझे ये बताइए आप कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इसमें? आप इस तरीके से हाथ मिलाते हो या फिर ऊपर से हाथ मिलाते हो? तो बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? सिग्मा। 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 सिग्मा की ज्यादा पकड़ होगी, सिग्मा की ज्यादा पकड़ होगी। कोई खड़ भी जाएगा ना उसके ऊपर तो भी अपना हाथ में हिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये टूट जाएगा बोन, ये थोड़ा वीक होता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या? तो हाँ, अच्छा पी पाई अभी बाकी है। पी पाई मतलब क्या होगा? कि जब पाई बॉन्ड बनेगा पी ब्लॉक पी के बीच, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पी पाई, राइट। और डी पाई क्या होगा? जब डी ब्लॉक, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा इधर ले जाता हूँ। हाँ, अब देखो पी पाई एक बॉन्ड बनता है, पी पाई, मतलब कि पाई बॉन्ड बनेगा पी के बीच में। दूसरा बनता है पी पाई डी पाई,
मतलब पाई बॉन्ड की बात हो रही है, लेकिन इसमें दोनों पी नहीं है, एक डी ऑर्बिटल भी आ गया। डी ऑर्बिटल कैसे आएगा? डी ऑर्बिटल कैसे आएगा? जैसे कि ये हमारा पी था और यहाँ पर दूसरे कलर में आया है डी। ये देखो आप, ठीक है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? इसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड बन रही है, लेकिन ये होगी पी पाई डी पाई, ये होगा पी पाई डी पाई। और एक और बॉन्डिंग होती है जिसे बोलेंगे डी पाई डी पाई, राइट। वो तो सबसे जो हेवीएस्ट एलिमेंट होते हैं उसमें ही होगी, ठीक है, जिनमें डी डी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो हमको पहला पॉइंट याद रखना है बस, कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे नाइट्रोजन, ये इसमें सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग होगी, राइट। डी पाई उसमें नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया क्या? ये बताएं मुझे आप। Yes, sir. बिल्कुल सर, आप आगे चलते। सो हमने यहाँ बोल दिया कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। इनके पास एक और पॉइंट लिख लो आप, एट पॉइंट, कि इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल नॉट प्रेजेंट, डी ऑर्बिटल नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहां तक देखो आप। अब हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर दिया, किसको? हमारा पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में मैंने ये जो सबसे ऊपर एलिमेंट रहते थे उनके बारे में बताया कि ये डिफरेंट क्यों है, ठीक है। ये डिफरेंट क्यों है ये हमने अभी देखा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे हमको मिला, फास्फोरस कैसे मिला। ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हमको कहाँ से मिले, हमने कैसे ऑब्टेन किया, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का हमारा सिर्फ बेसिक कंप्लीट हुआ है, राइट। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, कुछ भी थोड़ा भी डाउट हो पूछिएगा। अभी तक आज की क्लास का कोई डाउट है किसी को? No, sir. कोई नो डाउट? चलिए ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट अब प्रॉपर्टी पे जाएंगे, राइट। बिल्कुल सही, थैंक यू। सो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। नाइट्रोजन कहाँ से मिला और फास्फोरस कहाँ से मिला, उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कितनी कौन कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे, सारे एलिमेंट हम ये डिटेल में देखेंगे, राइट। और आपको भी अच्छी तरह से समझना है और उसको एक बार रिवाइज करना है, राइट। देन ये क्लियर हो जाएगा पूरा। इसको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा हमको। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा आपको बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद ही रहेगा, फिर आपको एग्जाम में कभी भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय।